नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी में। यूपी ट्रिपल एस पेट को लेकर जो सीरीज चल रही थी सिंधु सभ्यता की, उसमें आज आखिरी आपके सामने आखिरी भाग हम लेके आए हैं, भाग 4। भाग 3 तक आपको पहुंचा दिया और 3 तक जो पहुंचा है उसमें सिंधु सभ्यता के हर पहलू पर लगभग चर्चा की है। उसमें हम चर्चा कर रहे थे आर्थिक जीवन, तो कृषि और पशुपालन दोनों को हम समझा चुके हैं, कृषि और पशुपालन को। अब हम समझाते हैं आपको उद्योग एवं व्यापार। तो आइए चर्चा करते हैं उद्योग एवं व्यापार। उद्योग धंधे में बात करें सिर्फ उद्योग की, तो सिर्फ उद्योग हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल इन जगह से मिला। चन्नूदड़ो एक ऐसी छोटी बस्ती थी जिसकी पूरी की पूरी बस्ती शिल्प उद्योग में ही लगी रही। सूती वस्त्र उद्योग हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय था। तो हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सूती वस्त्र उद्योग। आयात की जाने वाली वस्तुएं, जब व्यापार होगा तो वस्तुओं को आयात भी करना पड़ेगा, बनी वस्तुओं को निर्यात करना पड़ेगा। तो आयात की जाने वाली वस्तुएं, नंबर 1 टिन पर्सिया से आयात की जाती थी, मंगाई जाती थी, जो कि अफगानिस्तान में है। तांबा बलूचिस्तान से और खिजड़ी से। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। तो जो चांदी है, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी सबसे पहले चांदी का साथ सबसे पहले कहां मिला है? तो वो मिला है हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में। सोना ईरान अफगानिस्तान से। भारत में कोलार की खान कर्नाटक से सोना प्राप्त हुआ था। और अभी भी आप जानते हो कोलार की खान सोने के लिए ही प्रसिद्ध है। शिलाजीत हिमालय से जो औषधि है। नीलरत्न बदख्शा, जिसे अफगानिस्तान में है, तो नीलरत्न आभूषण बनाने का एक पत्थर है जो अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। लाजवर्दी भी कीमती पत्थर है जो कि अंगूठी और आभूषण बनाने में प्रयोग होता है, और ये भी अफगानिस्तान से मिला। फिरोजा, ये भी एक पत्थर है जो ज्योतिषी के काम में आता है। मनचाही चीजों को, जो ज्योतिषी बताते हैं कि मनचाही चीजें प्राप्त करें, तो उस प्रकार की अंगूठी बनाकर देते हैं, ताबीज बनाकर देते हैं। तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, फिरोजा का। तो अगर ऐसा था तो आप समझ सकते हो उस समय ज्योतिषी विद्या भी हावी रही होगी, और उसके साथ साथ अंधविश्वास भी हो सकता है उस समय हावी रहा हो। तो फिरोजा खुरासान तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त होता है। लाल रंग जो कि लेप लगाया जाता था लाल रंग का, वो हारमुज, और आपने हारमुज पढ़ा ही होगा, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हारमुज को। तो लाल रंग फारस की खाड़ी से प्राप्त होता है। तो लाल रंग कहां से प्राप्त हुआ? हारमुज फारस की खाड़ी से। अब आगे हम पढ़ते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन, अब जैसे धार्मिक जीवन शब्द ही समझ लो आप, धार्मिक, तो धार्मिक कार्य क्या क्या उस समय होते थे सिंधु सभ्यता में। तो धार्मिक कार्य का मतलब पूजा पाठ। किसका पूजा पाठ वो करते थे, किसको मानते थे, कौन शक्ति को मानते थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक जीवन में मूर्ति पूजा का उल्लेख इस सभ्यता में सबसे पहले प्राप्त हुआ। तो मूर्ति पूजा, इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी। अब मूर्ति पूजा किसकी होती थी? तो मूर्ति पूजा में वो मातृ देवी को प्रधान मानते थे। मूर्ति पूजा में वो अपनी कुल देवी मातृ देवी, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। तो अधिकांश स्थानों पर यह मिला है कि वो मूर्ति पूजा में मातृ देवी की पूजा करते थे। अब आप देखो, अगर मूर्ति पूजा हो रही है तो हमारे मन में ये विचार आएगा कि मूर्ति पूजा होगी तो मंदिर भी होगी, क्योंकि मंदिर और मूर्ति का सीधा संबंध होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। मूर्ति पूजा तो होती थी, बट मंदिर के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले। अब जैसे कि आज के दौर में देखें तो आज भी हम पशुओं में भी पवित्र मानते हैं, पक्षियों में भी मान लेते हैं पवित्र, और धरती माता को तो हम मानते ही हैं। तो इस तरीके से आज हम जो मानते हैं उस समय भी इसी प्रकार की चीजें देखने को मिली थी। पशु पूजा,
तो पशु पूजा में वो सबसे पवित्र पशु ऊबड़ वाला सांड मानते थे, ऊबड़ वाला सांड मानते थे। पवित्र पक्षी मानते थे पाखता। पाखता कई कई किताबों में आपको लिखा मिलेगा, कई कई जगह लिखा मिलेगा बतख। तो बतख या पाखता सबसे पवित्र पक्षी हम मानते थे। इसके बाद सुबह पृथ्वी पूजा, तो पृथ्वी पूजा भी करते। कई जगह लिखा हुआ है कि वो सुबह उठकर पृथ्वी के, जैसे आज हम सुबह उठकर पृथ्वी के पैर मतलब पृथ्वी के धरती को नमन करते हैं। तो जब धरती को नमन करते हैं तो पृथ्वी पूजा जो है उसको वो उर्वरा की देवी के रूप में पूजते थे। उर्वरा की देवी के रूप में पृथ्वी को पूजते थे। अग्नि पूजा के तो साक्षात जानते हो मिलेंगे कालीगंगा में। आप कालीगंगा में देखो अग्नि वेदिकाएं मिली, हवन कुंड मिले। तो हवन कुंड का सीधा सा मतलब है अग्नि, और अग्नि इससे ये प्रतीत होता है कि वो अग्नि पूजा भी करते थे। अब बात करते हैं पशु बलि। तो कालीगंगा लोथल एक ऐसी जगह मिली जहाँ अग्नि वेदिका हवन कुंड के आसपास हड्डियां मिली। तो हवन कुंड के आसपास जो हड्डियां मिली तो उससे ये एहसास हुआ, उससे ये आकलन किया गया कि कहीं न कहीं उस समय मतलब पशु बलि भी दी जाती होगी, क्योंकि हवन कुंड के पास हड्डियों का मिलना सीधा सा इशारा करता है पशु बलि की तरफ। तो पशु बलि भी मतलब दी जाती थी। अब बात करते हैं कि सिंधु ये पुनर्जन्म को लेकर प्रश्न बनता है कि क्या ये पुनर्जन्म की जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, अलग अलग धर्म में अलग अलग है, अलग अलग धर्म में अलग अलग है पुनर्जन्म की जो थ्योरी है। तो सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसका मतलब उनका मानना था कि व्यक्ति मरेगा तो दूसरा जन्म भी लेगा। तो उनका ये ऐसा मानना था, इसलिए वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब यहाँ पर हम जो जैसे हमने पहले पढ़ाया आपको व्यापार उद्योग, तो उसी से संबंधित यहाँ पर टॉपिक था यातायात के साथ। अगर मान लो कोई व्यापार करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो फिर कैसे जाएगा? भाई कोई तो साधन होगा जाने का, पैदल जाएगा। आज क्या देखो व्यक्ति हवाई जहाज से जा सकता है, रेलगाड़ी से जा सकता है, बाइक वगैरह से जा सकता है, फोर व्हीलर से जा सकता है। आज कई साधन है जाने के। पहले क्या थे सिंधु सभ्यता में जाने के साधन? तो स्थल से अगर कोई व्यक्ति जाएगा, स्थल में या स्थल से कोई व्यक्ति जाएगा, तो जो स्थल से व्यक्ति जाएगा वो ठोस पहिए वाली गाड़ी से जाता है। ठोस पहिए वाली, जैसे आपने देखा हो लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी के पहिए और उसको बैल वगैरह खींच कर ले जाते हैं। तो ठोस पहिए वाली गाड़ी से वो स्थल मार्ग से व्यक्ति उस समय जा सकता है। अब हम जल से, अगर जल से कोई व्यक्ति जाए, जल में होकर कोई व्यक्ति जाए, तो जल में होकर अगर कोई व्यक्ति जाता है, जल में होकर कोई व्यक्ति जाता है, जल मार्ग से कोई व्यक्ति जाता है, तो वो उस समय कैसे जाता होगा? तो जो नाव है, भाई जल में तो नाव चलेगी, जहाज चलेंगे, स्टीमर चलेंगे, तो उस समय जल में वास्तव में नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अर्थात ऐसी कहीं भी ये नहीं मिला कोई नाव का साक्ष्य मिला हो, कोई उसके पार्ट कोई अवशेष उसका मिला हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। तो इसके आधार पर तो नहीं कह सकते कि मतलब जल में होकर वो यात्रा करते होंगे। लेकिन अगर बंदरगाह मिला है, लोथल बंदरगाह, तो वो साफ साफ समझ आता है कि व्यक्ति जल मार्ग से भी जाता होगा। और रही बात कि जो नाव है, बेशक नाव का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो में नाव का अंकन मिट्टी के बर्तनों पर मिला है। अगर मिट्टी के बर्तनों पर नाव का अंकन मिला है तो इसका मतलब नाव के बारे में वो जानते थे। और सबसे मजबूत प्रमाण ये है वो समय बंदरगाह में है, अर्थात वो जल मार्ग से भी व्यक्ति उस समय जाता था। अब हम बात करते हैं धातुओं के बारे में कि धातु कौन कौन सी धातु, जैसे तो हम आपको पढ़ा चुके हैं धातुएं। तो देखो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ये सब धातुएं हड़प्पा सभ्यता में मिली। कहीं ना कहीं इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सोना, चांदी, तांबा, कांसा के। और हमने पढ़ाया था, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि हल मतलब किस प्रकार का बना होगा उस समय। हल और जो फसलों की कटाई होती थी, फसलों की कटाई किस प्रकार से उस समय होती रही होगी। तो उसके लिए पत्थर का हैसिया का प्रयोग किया जाता है। वो फसलों को काटने के लिए किसका हैसिया प्रयोग करते थे? पत्थर का हैसिया का प्रयोग करते थे। ऐसा मतलब बताया जाता है कि पत्थर का हैसिया का प्रयोग करते थे, इसलिए
एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। अब बात आती है, हमने आपको एक एक करके टोटल लाइफ जीवन कैसा था सब समझा दिया। अब इसका जो आखिरी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आखिर ये सिंधु सभ्यता समाप्त कैसे हो गई, विलुप्त कैसे हो गई, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप तब तक नोट कर लीजिए। अब आपको आगे अगला टॉपिक है आपका सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता का पतन का क्या कारण था कि कैसे इतनी बड़ी सभ्यता और विलुप्त यानी समाप्त हो गई। तो पतन के कारण अब 2500 साल पहले की कहानी है, 2500-1700 ईसा पूर्व पहले की कहानी है। अगर हम इसकी बात करें तो जो एग्जैक्ट तथ्य हैं तो हर विद्वान ने अपना अलग अलग मत पेश किया है, मतलब अलग अलग अध्ययन किया है और अपने अध्ययन के अनुसार बताया है कि इसका क्या कारण था, इतनी बड़ी सभ्यता और मतलब विलुप्त या पूरी तरह समाप्त हो गई। तो इसमें किन किन विद्वानों ने क्या क्या बताया और कौन कौन से ऐसे कारण हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता का आकार उस समय कैसा रहा होगा। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। उसमें जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनका अलग अलग तरीके से पतन हुआ, अलग अलग तरीके से पतन हुआ। तो आइए जानते हैं कि किसका किस तरीके से पतन हुआ और कैसे ये संस्कृति, कैसे ये सभ्यता समाप्त हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं बाढ़। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बताइए। तो सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ थी। क्यों? बाढ़ को प्रूव किया है आगे जाकर KUR कैनेडी ने। तो दो मत ये कहते हैं, दो मतों के अनुसार ये कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ रहा है। बाढ़ रही है कि ये बाढ़ से कैसे सिंधु सभ्यता समाप्त हुई। तो देखते हैं, पहले बात आती है मोहनजोदड़ो और चन्नूगढ़। तो मार्शल ने बताया था कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता का स्थल था, प्रमुख स्थल माना जाता है, वहां 7 बार बाढ़ आई। कितने बार बाढ़ आई? 7 बार। तो उन्होंने कहा यहाँ 7 बार बाढ़ आई। और उस समय आप देखते हो कि आजकल भी बाढ़, भूकंप, सुनामी इत्यादि आती है, समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं। तो आज भी आप देख सकते हो, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ आज के दौर में भी, गुजरात है, आज के दौर में भी मतलब नुकसान होता है। तो इसका मतलब क्या, जब आज विकसित मतलब विकासशील है और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने आप को, अपने तटों को बचा सकते हैं, बाढ़ से रोका जा सकता है, इसका प्रयास सरकार लगातार करती रहती है। तो आज की स्थिति में अगर बाढ़ नुकसान कर सकती है तो आप सोच के देखो, विचार करके देखो, कल्पना कीजिए कि उस समय तो ऐसी शायद ही कोई व्यवस्था रही होगी जो कि बाढ़ का सामना वो लोग कर पाते हैं। तो ये प्रमुख कारण रहा है कि बाढ़ से अगर 7 बार बाढ़ मोहनजोदड़ो में आई है तो आप समझ सकते हो कि उस बाढ़ ने क्या हालत की होगी उस समय। और जो पानी की निकासी का मामला था तो वो कितना ज्यादा सक्सेस तब तक रह पाया होगा। तो इतनी ज्यादा बाढ़ आने के कारण लोगों ने स्वतः ही उस जगह से पलायन करना शुरू कर दिया होगा। और शुरू क्यों किया? तो आज आप प्रेजेंट टाइम में हालत देख लो कि जहां बाढ़ का खतरा होता है, सरकार पहले ही अलर्ट कर देती है लोगों को कि आप अपने अपने मकानों को, अपने अपनी जगह को खाली करके आप सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। तो जब सरकार आज अलर्ट कर देती है, जब आज संसाधन तब अलर्ट कर देती है, तो उस समय भी अगर जब बाढ़ आई होगी तो उनके पास सिर्फ अपने स्थानों को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। और इस तरीके से मोहनजोदड़ो के लोग अपने स्थान को छोड़कर पलायन कर गए। यह प्रमुख कारण है और यह समझ में भी आता है कि ऐसा रहा होगा। चन्नूगढ़ में बताया गया है, मैके ने कहा कि यह भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र था।
यहाँ पर बाढ़ लगातार आई और इस वजह से चन्नू दड़ों के लोगों ने भी इसको चन्नू दड़ों के लोगों ने भी अपना स्थान छोड़ दिया होगा। अगर बाढ़ आती है, पानी भरता है, तो आप समझते हो कि बाढ़ अपने साथ महामारी भी लेके आती है। तो कहा जाता है विनाश और महामारी, ये विनाश भवनों का, मकानों का, सड़कों का बाढ़ विनाश करती है। उसके बाद जब जल भराव होता है फिर उससे महामारी फैलती है। महामारी फैलती है, कीट उत्पन्न होते हैं, मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिससे लोगों में मलेरिया और तमाम वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया की वजह से तमाम रोग मनुष्यों में फैलना, पशुओं में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता में बाढ़ का मतलब पतन का प्रमुख कारण बाढ़ होना था, बाढ़ के आना था। तो इस कारण मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो दो ऐसे स्थान हैं जो बाढ़ के कारण नष्ट हुए। लोथल में एस.आर. राव ने अपना अध्ययन किया है, और लोथल तो आप जानते हो, लोथल तो एक बंदरगाह था, और लोथल बंदरगाह था तो वो तो समुद्र के किनारे ही था। तो वहां समुद्र की लहरों जब ऊंची उठी होगी तो बाढ़ आई होगी, और बाढ़ आने से लोथल भी डूब गया होगा, लोथल के लोग भी पलायन कर गए होंगे। और इसका अध्ययन एस.आर. राव ने बताया है। एस.आर. राव, तो आप समझिए कि बाढ़ आने से कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल खाली हुए, किन किन स्थलों में पलायन हुआ, किन किन स्थलों से पलायन हुआ। तो पलायन हुआ था मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और लोथल। किन किन ने बताया कौन कौन सा स्थान पर बाढ़ आई। तो मोहनजोदड़ो के बारे में मार्शल ने बताया, चन्नूदड़ो के बारे में मैके ने बताया, और लोथल के बारे में एस.आर. राव ने बताया। तो जब एस.आर. राव ने लोथल के बारे में बताया तो बाढ़ आने से ये 3 स्थानों पर साक्ष्य मिले कि 3 स्थानों से लोग पलायन कर गए होंगे। तो अगर प्रश्न यहां से बनेगा कि आप बताइए सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ था, बाढ़ का आना था। सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण। तो सिंधु सभ्यता के पतन का कौन सा सबसे प्रमुख कारण था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाढ़ क्यों था, बाढ़ के आने से बाढ़ क्यों पतन का मुख्य कारण था। अब बात आती है नंबर 2 पे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में समझाया आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने। जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा चपेट में जो राज्य आए वो था राजस्थान, राजस्थान और गुजरात का धौलावीरा। राजस्थान में और धौलावीरा, ये जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी सभ्यता का पतन हुआ, विनाश हुआ। तो जलवायु परिवर्तन से कैसे विनाश हुआ। राजस्थान की आज की कंडीशन आप देखिए तो राजस्थान मतलब वर्षा के मामले में बहुत शुष्क क्षेत्र है। कारण क्या है, शुष्क क्षेत्र इसलिए है क्योंकि उस समय लोगों ने नगरीकरण के लिए पेड़ों को, वनों को आज भी आप देखते हो कि राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियां, लोग उनको लगातार काट रहे हैं। तो जब पहाड़ियां नहीं रहेंगी, पेड़ नहीं रहेंगे, तो बरसात कैसे होगी। चक्र, जो जल चक्र है वो कैसे तैयार होगा। और जब जल चक्र तैयार नहीं होगा तो शुष्क क्षेत्र बनेंगे, शुष्क क्षेत्र बनेंगे तो भूमिगत जल समाप्त होगा। और जहां भूमिगत जल नहीं होगा वहां से लोगों को अपने पशुओं के साथ पलायन करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। तो आप ये देखो इन्होंने क्या समझाया था, इन्होंने क्या समझाया था। तो इन्होंने ये समझाया था लोथल में, तो आपको समझ दिया जलवायु परिवर्तन, यहाँ पेड़ों की अत्यधिक कटाई हुई और कटाई होने के कारण जो बारिश थी, वर्षा, वो कम हुई और कम होने के कारण वहां सूखा क्षेत्र हो गया। और इस वजह से जब पानी की वहां अत्यधिक कमी हो गई तो लोग अपने पशुओं को लेकर पलायन कर गए। और इसमें धौलावीरा का प्रमुख नाम आता है कि धौलावीरा से लोगों ने पलायन कैसे किया। तो धौलावीरा से लोगों ने पलायन किया था जलवायु परिवर्तन के कारण। बात उम्मीद करते हैं जलवायु परिवर्तन समझ में आया होगा आपको कि जलवायु परिवर्तन से कैसे ये वो हुआ है। अब बात आती है बाह्य आक्रमण की। बाह्य आक्रमण की
तो देखें, अब जलवायु परिवर्तन आप लोगों के समझ में आ गया होगा जो हम आपको समझाना चाहते थे। अब हम समझते हैं बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण भी एक प्रमुख कारणों में प्रमुख कारणों में आता है। और गार्डन चाइल्ड, पिगट, व्हीलर, 3 लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि सिंधु सभ्यता बाह्य आक्रमण के कारण लोगों ने पलायन किया होगा, बाह्य आक्रमण के कारण वो समाप्त हुई होगी। और बाह्य आक्रमण किसका हुआ होगा? तो उन्होंने कहा है कि बाह्य आक्रमण आर्यों का हुआ था। और जो आर्य लोग थे ये आर्य मध्य एशिया से आने वाले लोग थे। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो आप भूगोल में पढ़ते होंगे कि मध्य एशिया, तो 5 देश मध्य एशिया में आते हैं। उन 5 देशों में से आर्य आए थे। और आर्यों का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बिंदु था वो था उनके घुड़सवार, उनके घोड़े अत्यधिक तेज थे। तो इस वजह से वो दूरियों को बहुत जल्दी तय कर लेते थे। वो हम जब आर्य आपको पढ़ाएंगे, वैदिक संस्कृति जब पढ़ाएंगे, आर्यों का आगमन पढ़ाएंगे, आर्यों ने कैसे समाज पर अपना प्रभुत्व जमाया और कैसे उन्होंने यहाँ आकर मूल निवासी जो कहे जाते हैं उनको कैसे आर्यों ने यहाँ से पलायन करने को मजबूर किया। तो आर्यों का आक्रमण, बाह्य आक्रमण इसका प्रमुख कारण था। इस आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता समाप्त हुई। तो इस बात की जानकारी गार्डन चाइल्ड, पिगट, व्हीलर में थी। ऋग्वेद में यह कहा जाता है कि आर्यों ने आक्रमण करके यहाँ के लोगों को भगाया था। यह ऋग्वेद का साक्ष्य, ऋग्वेद में साक्ष्य में ये बताया गया है कि आर्यों का आक्रमण से ही यहाँ के लोग पलायन को मजबूर हुए थे। अब बात करते हैं इसका जो आखिरी बिंदु है, महामारी। तो महामारी आप समझते हो कि केनेडी ने बताया कि सिंधु सभ्यता महामारी की वजह से समाप्त हुई। सिंधु सभ्यता महामारी की वजह से समाप्त हुई। तो महामारी कौन सी थी? तो महामारी थी मलेरिया। अब आप जानते हो मलेरिया मच्छरों से फैलता है। और मच्छर जो होते हैं वो गंदा पानी भरा हुआ मच्छर होंगे। और गंदा पानी कहाँ, किस वजह से भरा होगा? आप सोच के देखो, नदियों में बाढ़ आई होगी, बाढ़ आने से जब बाढ़ का पानी घटा होगा तो पानी भरा रह गया होगा। और उस पानी के भरे रहने से जगह जगह पर पानी भरने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा होगा। और उस वजह से जब मच्छरों की संख्या जब ज्यादा बढ़ गई होगी तो वहां से मलेरिया एक महामारी के रूप में सामने आया होगा। और जब मलेरिया की वजह से लोग लगातार वहां पर खत्म होते गए होंगे और जो बच्चे होंगे वो लोगों ने पलायन कर दिया होगा महामारी को देख। तो उस समय आप जानते हो इस तरह की जो चिकित्सा व्यवस्था थी जो आज है वैसे उस समय नहीं होगी। तो उस समय तो वो समझ भी नहीं पाते होंगे कि व्यक्ति किस वजह से बीमार हुआ है। वो तो सिर्फ एक ही चीज जानते थे, देवी देवता। अगर उनके यहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई होगी उस समय तो उनको समझ में सीधा ये आया होगा कि किसी देवी ने, किसी देवता ने उनके साथ ये ऐसा कर दिया। आज पढ़ी लिखी समाज है, आज भी आप तुलना करके देखोगे, आज भी आप चीजों को देखोगे समाज में आसपास में, तो आज भी आपको बहुत से उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि जिन्हें चिकित्सा से ज्यादा भरोसा देवी और देवताओं पर इस बात का होता है कि किसी देवी ने, किसी देवता ने उनको बीमार कर दिया। तो आज व्यवस्थित शिक्षा का विकास होने के बाद भी हम ऐसा सोच सकते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। तो आप उस समय देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि ऐसा हुआ होगा कि लोग जो मलेरिया महामारी फैली होगी उसको ज्यादातर लोगों ने यही समझा होगा। अब हम आगे, तो आपको ये महामारी के बारे में हमने आपको समझा दिया। इस तरीके से सिंधु सभ्यता का जो टॉपिक है UPSSC पैट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने अपनी तरफ से पूरा ये प्रयास किया है कि आपको एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके। और जहां तक हमें इस बात का उम्मीद है कि आपको भी ये चीजें समझ में आई होंगी और आपने भी जो कंटेंट हमारा पढ़ा होगा, तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि हमने अपना जो कंटेंट है वो पूरी मेहनत से
तैयार करके आपको ये सिखाया और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार किया। उम्मीद है कि आप लोगों को सिंधु सभ्यता का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अब जो हमारा इसी यूपी पैट को देखते हुए वीडियो का जो री एग्जाम 2018 का आया है उसमें हिस्ट्री को देखते हुए हम अपना नया टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जो कि यूपी पैट और वीडियो री एग्जाम 2018 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको बताएं कि जो आज हमने आपको सभ्यता पढ़ाई है, उम्मीद करते हैं अगर आपने ये पढ़ा होगा तो अब आपको सिंधु सभ्यता दोबारा पढ़ने की शायद ही आवश्यकता पड़ेगी। हमारे हिसाब से तो अब आवश्यकता सिंधु सभ्यता को दोबारा पढ़ने जिन्होंने नोट्स तैयार किए होंगे उनको नहीं पड़ेगी। आपको ये नेक्स्ट टॉपिक आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आपने जो वीडियो हमारी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।